मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत 21 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का यह वाकया है। एक महिला एक आईएएस ऑफिसर के घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, बेल बजाती है और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर जो गार्ड था वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। साहब ने साफ साफ मना किया है। जैसे ही मना करने की बात आती है तो मैडम कहती है कि मैं तो मिलके ही जाऊंगी, उनसे बातचीत भी करनी है। जैसे बातचीत करने वाली बात आती है तो गार्ड जो सामने खड़ा होता है, जो साफ साफ इनकार कर देता है और मैडम से कहता है कि हमें मजबूर मत करिए और आप दरवाजे से अलग हट जाइए। वो महिला परेशान हो जाती है, फिर वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मुझे अंदर जाने दीजिए। जब गार्ड उसकी बात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देता है तो महिला और ज्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद घर के पास में ही जो एक लॉन होता है, महिला हताश होकर वहां पे बैठ जाती है। बैठने के कुछ देर बाद उस गार्ड की नजर उस महिला पे पड़ती है तो महिला थोड़ी तड़प रही थी। उसकी तड़प देखने के बाद उसने सहज ही अंदाजा लगा लिया कि इस महिला ने कुछ जहरीली पदार्थ खा ली है। तुरंत ही वह 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए फोन करता है और कहता है कि महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस भेज दीजिए। अब एम्बुलेंस आती है, उस महिला को अपने साथ एक हॉस्पिटल में लेकर के चली जाती है और जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हम इस महिला को नहीं बचा सके। बस इतना था कि इस महिला की मौत के बाद जब यह खबर सुर्खियां बन जाती है अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह भी यह खबर छान लगती है। हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहते था कि असल में जो महिला मर जाती है, जिसकी मौत हो जाती है, वो महिला कौन है। तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी आईएएस ऑफिसर की वाइफ होती है। आखिरकार उसने अपने ही गार्ड से क्यों मना किया था इस महिला को घर के अंदर मत आने देना, जबकि उसका एक बेटा और एक बेटी भी है, वो उसी घर के अंदर बताए जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर वजह क्या रही होगी। आज की कहानी के माध्यम से ये हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और क्यों आईएएस ऑफिसर ने उस महिला को घर के अंदर दहलीज पर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का एक शहर है गांधीनगर, सेक्टर 19 से। दरअसल ये गांधीनगर वही है जहां से अभी फिलहाल के जो एमपी हैं वो है अमित शाह जी, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर भी है। सेक्टर 19 से दरअसल तमिलनाडु के मुद्रई की रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला जिसका नाम होता है सूर्या जे। दरअसल सूर्या जे अब से 20 साल पहले उसकी एक व्यक्ति से शादी होती है। जिस व्यक्ति से उसकी शादी होती है वो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार था, इंटेलिजेंट था, जो कि तमिलनाडु प्रदेश का ही निवासी होता है और वो लगातार अपनी पढ़ाई में तैयारी कर रहा था। साल 2005 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद उन्हें गुजरात का कैडर मिलता है और वो आईएएस बन जाता है। आईएएस बन जाते हैं, उसके बाद गुजरात के अलग अलग जनपदों में वो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे और वक्त अच्छा गुजर रहा था। साथ ही एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा भी पैदा होता है और यह 4 लोग का एक संपन्न परिवार था। बेटा बेटी पति पत्नी जिंदगी में बहुत ही अच्छे से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उस अधिकारी का प्रमोशन भी हो रहा था। प्रमोशन होते होते वो गुजरात प्रदेश के सेक्रेटरी भी बन जाते हैं और अभी फिलहाल साल 2024 में वो सेक्रेटरी ही हैं। लेकिन अब से करीब 9 महीने पुरानी बात है, नवंबर 2023 के आसपास का यह वाकया है। उससे कुछ दिन पहले इन पति और पत्नी की यानी आईएएस और उनकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के विवाद होने लगता है। विवाद रहने के साथ ही दोनों की बोलचाल भी अब कम हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अधिकारी तो अपने काम पे निकल जाते हैं, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सूर्या जी, उन्हें भी अपनी बातचीत करनी होती है किसी से। उन्हें एक दोस्त मिल जाता है जो कि तमिलनाडु का ही रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। राजू से खूब सारी बातें होती है क्योंकि आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, इसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी, और उन दोनों की बातचीत का सिलसिला अब ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। एक दिन वो लड़का राजू कहता है कि क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम यहीं आ जाओ हमारे पास और तमिलनाडु में ही रहते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह व्यापार वगैरह करेंगे और ठीक ठाक से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। एक दिन सूर्या जी के दिमाग में भी ये चीजें आ जाती है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पति और अपने बच्चों को यहाँ से चली जाती है, यानी कि
गुजरात गांधीनगर से निकलती है और सीधा पहुंच जाती है तमिलनाडु के मुद्रई में। वहां जाने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ, राजा के साथ रहना शुरू कर देती है और वह एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे। और राजा इस बात को जानता था। राजा को प्यार से राजा ही बोलते थे, लेकिन उसका जो असली नाम था वो था महाराजा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट महाराजा उर्फ राजा। यह उसका असली नाम हुआ करता है। यह महिला उसके बारे में बहुत ज्यादा तफसील से नहीं जानती थी, लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, महिला ने अपनी जो कुछ उनके पास जमीनें होती है वो MS कॉलोनी में रहने वाली लक्ष्मी नाम की एक महिला होती है, उनको बेच देती है। वहां से पैसे मिलते हैं और बिजनेस में अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उस बिजनेस में कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता है, नुकसान हो जाता है। महिला से 75 लाख रुपये लिए थे, जिसको वो जमीनें बेची गई थी, जिसके एवज में उन्हें टोटल 1 करोड़ 35 लाख रुपये टोटल उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन पैसे की पूर्ति नहीं होती है और इस बात पर थोड़ा विवाद भी रहने लगता है। जब विवाद होता है तो इसी बीच में इस महिला ने IAS की पत्नी जो होती है, उसे पता चलता है कि जिससे वो प्यार करती है, जिसके वो बेहद नजदीक है, जिसके साथ उसका शायद अनायातिक अवैध संबंध है, उस व्यक्ति का जो अपना कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति तमिलनाडु प्रदेश का बेहद ही कुख्यात गैंगस्टर होता है और उस पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। उसी में वो व्यक्ति वंचित चल रहा था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार इधर उधर कोशिश कर रही होती है। लेकिन IAS ऑफिसर नहीं जानता था शायद कि उसका पत्नी जिसके चक्कर में है वो शायद कुख्यात है, और शायद उसने इसको जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। ऐसा ही बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन यह महिला उसके नजदीक आ जाती है। पुलिस वाले उस व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि उसकी हकीकत क्या है। कुछ दिन और बीत जाता है, वो महिला थोड़ी परेशान हो जाता है। बिजनेस के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी भी वो बेच देती है और हासिल उसे कुछ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो करे तो क्या करे। उस महिला ने सोचा क्यों ना बेंगलुरु चलकर एक ऐसा कोर्स लिया जाए जिससे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वो कोर्स भी करती है, जो उनके पास पैसे बचे हुए थे उन पैसों से वो कोर्स में दाखिला ले लेती है। लेकिन जब उसे और भी पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से लक्ष्मी से संपर्क करती है और लक्ष्मी इस बार उन्हें साफ साफ पैसे देने से इनकार कर देती है कि मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई भी अभी पैसे हैं। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि जो लक्ष्मी है उनका एक 14 साल का बेटा है। ये वही लक्ष्मी जिन्होंने इस IAS ऑफिसर की पत्नी से जमीन खरीदी थी, वो जिससे वो पैसे लिए गए थे, जिससे वो दोबारा मदद मांगने की कोशिश की गई थी, उन्हीं लक्ष्मी का एक बेटा है। वो 14 साल का, वो 11 जुलाई 2024 को उनका अपहरण हो जाता है। वो थाने जाती है और पुलिस से जाकर के अपना FIR दर्ज करवाती है कि मेरे बेटे का अपहरण हो गया है। अब पुलिस में हलचल हो जाती है कि एक महिला का बेटे का अपहरण कैसे हो गया, क्योंकि उस इलाके में इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हो घटती थी। और जब पता चलता है उसके बारे में, ये जानकारी आती है कि राजा जिसका नाम है महाराजा हाईकोर्ट, वो उसके साथी होते हैं, उन्हीं ने शायद इसका अपहरण करवाया है और बदले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जाती है उनसे, उन्हीं के एवज में कि बेटा तुमको वापस लौटाया जाएगा। पुलिस जब इस मामले में जांच पड़ताल शुरू करती है तो उस महिला का भी नाम सामने आने लगता है, जो महिला IAS ऑफिसर की वाइफ होती है। वो परेशान हो जाती है, पहले यहाँ से चली जाती है बैंगलोर। बैंगलोर से वापस वो अपने पति के पास आती है और 21 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे के आसपास जब वो दरवाजे पर खटखटाने की कोशिश करती है तो उन्हें गार्ड के द्वारा रोक दिया जाता है। उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया जाता है कि वह चली गई, उन्हें घर की दहलीज पर लांघने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही वो अपने वकील से, वो IAS ऑफिसर, बात भी कर रहा था ताकि तलाक की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए और उस महिला से तलाक लेने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। कि अगर उसने नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। IAS ऑफिसर ने भी कुछ ऐसा ही प्लानिंग किया था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। दरअसल सुबह सुबह 8:30 बजे के आसपास दरवाजा खटखटाया जा रहा था। गार्ड साफ इनकार कर देता है। IAS ऑफिसर उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। वो महिला गिड़गिड़ा रही है, लेकिन वो कहता है कि साहब ने मना किया है, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। महिला हताश परेशान होकर के जाकर के लॉन में बैठ जाती है और जहरीला पदार्थ खाकर अपना जीवन लैला को समाप्त कर लेती है। और जैसे ही यह बात गार्ड को पता चलती है तो वो 108 पे एम्बुलेंस को फोन करके तुरंत ही महिला को सिविल हॉस्पिटल गांधीनगर में भर्ती कराया जाता है। और वहां जाकर के जब इलाज शुरू होता है तो अगले ही दिन यानी कि 22 जुलाई 2024 को वो महिला दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी
कैसे गैंगस्टर के साथ वो प्यार मोहब्बत के जाल में फंस जाती है, वहां से निराश होकर के जब वापस आती है तो उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है। हर कोई इस कहानी के बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन आईएएस अधिकारी इस मामले में मीडिया के सामने नहीं आते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। और जब महिला की मौत हो जाती है तो इसके परिवार वाले, इसके माता पिता इनको इनके शव को लेते हैं। और जब यह बात सामने आती है कि इसमें आगे की कार्रवाई की, तो एक ही बात वो लोग कहते हैं कि हमारे परिवार का एक सदस्य चला गया है, हम कोई आगे की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ही छपा हुआ है। लेकिन इस महिला की जब तलाशी ली जाती है, इसके बारे में कुछ जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसके पास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाम का एक पत्र निकलता है, और उस पत्र में जो लिखा हुआ था वो वाकई परेशान करने वाला था। दरअसल उस पत्र में लिखा हुआ है कि मैं एक गैंगस्टर के जाल में फंस गई हूँ बुरी तरह से, और इस कारण दो आपराधिक मामले मेरे पीछे लग गए हैं। पहला, एक जो मुख्य आरोपी है वो राजा है जिससे वो प्यार करती है, और वो राजा जिसका महाराजा हाईकोर्ट जिसके नाम से भी उनको लोग जानते हैं, और उसी ने इस अपराध में उसे ढकेल दिया है। साथ ही उसने जो दूसरा अपराध है वो लक्ष्मी का जो रुपए का लेन देन का मामला है, और दूसरा अपराध जो होता है वो इस लड़के का अपहरण, जिसका अभी 14 साल का उनका बेटा है उसका अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन उसने सबसे अंत में लिखा कि जैसे सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, जो उसका पति है उनकी आईएएस ऑफिसर से बहुत अच्छा खासा ही आदमी है, अच्छा इंसान, इसलिए क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसकी बेटी और बेटे का वो पूरी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। लेकिन उसने शायद इस बात का मतलब नहीं सोचा था, नहीं समझा था। दरअसल यह कहानी न केवल उस महिला के लिए बल्कि हजारों सैकड़ों महिलाओं के लिए एक संदेश भी दे करके जाती है कि जल्दबाजी में उठाए गए कदम हमेशा नुकसानदायक होते हैं। एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, यह भी कहते हैं कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो उसके घर की खानदान के साथ 7 पुश्तें उनकी बदल जाती है, क्योंकि वो लोग एक राजा की तरह जिंदगी जीते हैं। यही थी हमारी आज की कहानी। आयोग कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको पसंद भी आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।